यह आज से 10 साल पहले की बात है। मैं छुट्टियों के दौरान अपनी छोटी खाला के घर डेरा गांजी गई। छोटी खाला के शौहर खासे सख्त आदमी थे, इसीलिए उनके घर रिश्तेदार कम ही आया करते थे। इस बार अंकल कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, इसीलिए खाला ने मुझे फोन करके आने का मशवरा दिया। मेरी छुट्टियां थी, लिहाजा बड़े भाई के साथ खाला के घर जाने को तैयार हो गई। हालांकि अम्मा ने यह कहकर डराया भी, निखत का घर भुतहा है, तुम एक दिन भी वहाँ नहीं बिता सकोगी। अम्मी की बात मैंने हंसी में उड़ा दी थी और उल्टे यह कहा था, अगर खाला का घर भुतहा है तो वह वहाँ रह क्यों रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं भाई के साथ डेरा गांजी खाला के घर चली गई। खाला का घर काफी बड़ा था, उनके 2 बच्चे थे। मुझे देखकर खाला बहुत खुश हुई। भाई मुझे वहाँ छोड़कर अगले दिन ही कराची चले गए। वहाँ 2 दिन बड़े मजे में बीते। इस दौरान अम्मा की जिन भूत वाली बात याद करके मुझे हंसी आती रही। खाला ने एक दिन मुझसे बताया कि यह हमारी सास का पुश्तैनी घर है। खाला ने गहरी सांस लेकर बताया, जब मैं यहाँ ब्याह कर आई थी तो सास ने मुझे सख्ती से ताकीद दी थी कि कोने वाले कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना और उसमें कभी कोई सामान ना रखना। तीसरे दिन शाम को खाला शॉपिंग करने के लिए बाजार गई तो मैं नहाकर बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई। वह शाम के बाद का समय था और अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। छत पर चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। मोतिया और गुलाब की खुशबू से छत महक रही थी। मैंने गहरी गहरी सांसें लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा और बालों को झटककर ब्रश करने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि हो सकता है कि कोई अपनी छत से मुझे देख रहा हो, लेकिन यह ख्याल मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि उस गली में सिर्फ खाला का ही घर 2 मंजिला था, बाकी सारे घर 1 मंजिला थे। इसीलिए किसी के देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और रुख मोड़कर बालों को सुलझाने लगी। मैंने बालों को पीठ पर खुला छोड़ा और रेलिंग से लगकर सड़क के आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी मुझे अपने बालों पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। मैं चौंक कर मुड़ी तो छत खाली थी। इस बात को मैं अपना वहम करार नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे वह दबाव बखूबी महसूस हुआ था। यूं लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरे बालों पर हाथ रखा हो और उन्हें हाथ में लेकर महसूस किया हो। मैंने सोचा, कहीं गुड्डू तो यह शरारत नहीं कर रहा। मुझे 5 वर्षीय शरारती गुड्डू का ख्याल आया, जो अचानक किसी तरह डराया करता था और फिर छुप जाता था। मैं छत पर बने उस कमरे की ओर बढ़ी जिसमें खाला ने बेकार की चीजें डाल रखी थी। दरवाजा खोलने पर अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ तो मैंने उसे आवाज दी, लेकिन जब उसकी ओर से जवाब ना मिला तो आगे बढ़ी और कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा धड़ से मेरे पीछे बंद हो गया। मैं भय से जड़वत खड़ी रह गई। खैर, किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। फिर मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगी और खुले बालों को बांधने लगी। उससे आगे करके जो ही मैंने बालों को बांधना चाहा तो मुझे अपने बालों से बेहद दिल फरेब खुशबू आती महसूस हुई। उस खुशबू को करीब से महसूस करने के लिए जो ही बाल आगे किए तभी घंटी बजी। खाला के आगमन का एहसास करके मैं बालों को पीछे छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाद में उनकी बातों में गुम होकर मुझे उस खुशबू का ख्याल ही ना रहा जो मेरे बालों से आ रही थी। उसी रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने सफेद लिबास में किसी को अपने बेड के करीब से गुजरते देखा। चूंकि कच्ची नींद थी और फिर लाइट भी ऑफ थी, इसीलिए जब मैंने लाइट ऑन की तो कमरा खाली था। मैंने बराबर वाले कमरे में झांक कर देखा, खाला गुड्डू के साथ सो रही थी। मैं उलझती हुई वापस आकर लेट गई। उसी रात सपने में मैंने देखा कि मैं उसी कमरे में खड़ी हूँ जिसका जिक्र खाला ने किया था। मैं उस कमरे से निकलने की जद्दोजहद में विभिन्न कमरों को खोलती बंद करती आगे और आगे बढ़ती जा रही हूँ। तभी कोई मेरा हाथ थाम कर कहता है, असल रास्ता वह है। और उसके हाथ थामते ही जैसे मैं हर भय से मुक्त हो जाती हूँ। वह मेरा हाथ थामकर मुझे रोशनियों के रास्ते पर ले आता है। तुम कौन हो? मैं जाने से पहले पलटकर उससे पूछती हूँ। तुम्हारा साया। उसकी आवाज सरगोशी में बदल जाती है।
साया तो साथ साथ चलता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके होठों की हसीन मुस्कुराहट पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मेरी आँख खुली तो उस समय मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पसीने से नहाई हुई थी, जैसे वजूद से आग सी निकल रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 4 बज रहे थे। यह कैसा अजीब ख्वाब था। मैंने बेख्याली से हाथ से आंखों को मसला तो मेरे हाथों से सम्मोहक और जानी पहचानी खुशबू पर मैं चौंक गई। यह वही खुशबू थी जो मैंने पहली बार अपने बालों में महसूस की थी और जो अब सीधे मेरे हाथ से आ रही थी। मुझे याद आया कि ख्वाब में मेरे सीधे हाथ को उस अजनबी ने पकड़ा था। यह खुशबू, इनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं सोचने लगी, लेकिन साइंस तो यह कहती है कि ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशों के अचेतन में पहुंचने के कारण वजूद में आते हैं। फिर यह सब क्या है? साइंस झूठी है या वाकई इस दुनिया में जिन्नात का वजूद है? फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत बोझल बोझल सी थी और आंखें भी सुर्ख हो रही थी। मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खाला ने मेज पर नाश्ता रखते हुए मुझसे पूछा। बस खाला, अजीब सी तबीयत हो रही है, मैंने बोझल लहजे में कहा। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। इन वाकयात पर मैंने सोच लिया था कि मैं वापस कराची चली जाऊँ, लेकिन अभी तो तुम्हें आए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। वह हैरान थी। बस खाला, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ, मैंने बेजारी प्रकट की। थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे, फिर चली जाना। देखो मैं अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने अपना मसला बताया तो मैं चुप हो गई। वह सम्मोहक लहजे में मुझसे पूछ रहा था, तुम मुझसे भयभीत हो? नहीं, मेरी गर्दन इनकार में हिली। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने करीब आकर मेरे खुले बाल अपनी कलाई पर लपेटते हुए झुककर पूछा। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला की आवाज पर मैंने आंखें खोल दी। मैं उस आखिरी कोने वाले भुतहे कमरे में एक तरफ बैठी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बताया भी था। निखत खाला मेरी रहस्यपूर्ण खामोशी पर भयभीत लहजे में बोली। मैं यह कमरा देखने आई थी। क्यों, इसमें क्या रखा है जिसे देखा जाए? वह रुष्टता से बोली और मेरी बेताब नजरें उसे तलाश करने लगी, जिसके सम्मोहन में डूबकर मैं यहाँ तक पहुँची थी। आश्चर्य इस बात का भी था कि मैं उससे डरी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। एक कशिश सी मुझे उसकी ओर खींच रही थी। अब यहाँ से चलो भी, क्या बुत बनी खड़ी हो? निखत खाला ने मुझे निश्चल खड़ी देखकर घसीटा और मैं खाली खाली नजरों से उसे ढूंढती हुई उनके पीछे चल दी। तुमने मेरा इंतजार किया था? वह मेरे कंधे थामकर पूछ रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हो? वह सम्मोहित लहजे में पूछ रहा था। मीना, कब तक सोती रहोगी? उठो। खाला की आवाज पर मैंने मुश्किल से आंखें खोली। तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर चिंता से कहा और फिर मेरा जेहन अंधेरे में डूबता चला गया। दोबारा होश में आने पर मैंने खाला के साथ अंकल को भी देखा, जो परेशानी की हालत में डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। खाला के अनुसार मैं 2 दिन से बुखार में पड़ी थी और तीसरे दिन मुझे होश आया था। उसी शाम खाला के जोरदार आग्रह पर कासिम बाबा मुझे देखने आए। बेटी की यह हालत कब से है? उन्होंने पूछा। तकरीबन 4 रोज से, खाला ने बताया। खाला चाय का इंतजाम करने के लिए कमरे से बाहर चली गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, वह तुमसे मिलने कब आता है? वह कौन? मैंने ताज्जुब से उन सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा, जिनकी बड़ी बड़ी सुर्ख आँखें अंदर की ओर उतरती हुई महसूस हो रही थी। उनके लहजे में इतनी नरमी और ठंडक थी कि मैं प्रभावित हो गई। तुम सम्मोहित हो बेटी, और यह हो ही नहीं सकता कि जिसके सम्मोहन में गिरफ्तार हो वह तुमसे मिलता ना हो। उनके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट बिखर गई और मैं सभी बातें उनसे कहती चली गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम नमाज पढ़ती हो? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। ईशा की नमाज के बाद मैं ताबीज़ भिजवाऊंगा,
उसे तुम पहन लेना। इस तरह तुम उससे महफूज रहोगी। लेकिन पूरी तरह अपने को उससे महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। उनकी बातों पर मैंने अमल करने का दृढ़ इरादा किया और सोचा बुखार के उतरते ही नमाज की पाबंदी करूँगी। बाद में उनका भेजा हुआ तावीज़ मैंने पहन लिया। वह तावीज़ पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत दौड़ती सी महसूस हुई और तबीयत का बोझलपन जैसे कहीं दूर चला गया। मैंने अपनी तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस की। उसी रात मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। वह उसी आखिरी कमरे में मौजूद था। तुमने यह तावीज़ क्यों पहन लिया है? यह तुम्हारे और मेरे बीच दीवार की तरह बाधक है। इसे उतार फेंको। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी हसीन आंखों से छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। हो सकता था कि मैं उसके मोहब्बत भरे शब्दों के जादू में गुम होकर तावीज़ को उतार फेंकती कि उसी समय अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। नमाज के लिए उठते समय सारे खौफ जैसे कहीं दूर जा छुपे थे। बाहर आई तो खाला नमाज के लिए उठ चुकी थी। दूसरे ही दिन मैं अंकल के साथ अपने घर लौट आई। ताबीज़ के बारे में घर वालों ने पूछा तो मैंने कह दिया कि बुरी नज़र से बचाने के लिए खाला ने डाला था। दिन बहुत पुरसुकून गुजर रहे थे। मैंने इंटर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना के 2 साल बाद, जिस दौरान मेरी शादी हो रही थी, मेहमानों की अफरा तफरी और हंगामे में अक्सर मेरी नमाज छूट जाया करती थी। उस दिन मेरी शादी के पहले की एक रात थी। रात गए तक हंगामा रहा। स्वजनों के आग्रह पर मैंने उस ताबीज़ को उतार कर रख दिया था कि रस्मों से फारिग होकर पहन लूँगी। बाद में गीतों के शोरगुल और रस्मों के हंगामों में मुझे ताबीज़ पहनना याद नहीं रहा। थकान के कारण उस रात मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। लिहाजा 3 साल बाद मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। परसों तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। महज तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी एक अमानत ले जा रहा हूँ और एक अपनी दे जा रहा हूँ। शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना। वह तुम्हें हमेशा मेरा एहसास दिलाता रहेगा। जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। मेरी जात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा और ना ही आज के बाद तुम्हें कभी नज़र आऊँगा। उसके इन शब्दों के साथ ही मेरी आँख खुल गई। मैंने खाली खाली नज़रों से चारों तरफ देखा। मेरे रिश्ते की सभी बहनें सोई हुई थी। हर ओर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन थी जो नॉर्मल से कई गुना बढ़ गई थी। मुझे अपने वजूद से वही खुशबू आती महसूस हुई, बेहद तेज और सम्मोहक, जैसे वह बहुत समीप आकर गया हो। आशा के प्रतिकूल मेरे बाल भी खुले हुए थे। हालांकि रात को मेरी चचेरी बहन इस्मा ने मोतियों की कलियों से मेरे बालों को गूथा था। मैं घबराकर उस दराज की ओर बढ़ी जहाँ कासिम बाबा का दिया हुआ ताबीज़ रखा था, लेकिन अब वह वहाँ से गायब था और उसकी जगह सोने की बेहद हसीन और नाजुक चेन रखी थी जिसकी कड़ियों में सफ़ेद नग लगे थे। मैंने चेन को हाथ में लेकर देखना चाहा कि वह किसी रिश्तेदार की तो नहीं थी, लेकिन उसको उठाते ही जो खुशबू मैंने महसूस की वह वही खुशबू थी जो उस समय मेरे वजूद से आ रही थी। मुझे उसके शब्द याद आए, शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना। वह हमेशा तुम्हें मेरा एहसास दिलाता रहेगा। वह ताबीज़ ले गया और यह चेन छोड़ गया था। उस ताबीज़ के गायब होने की खबर मैंने खाला को नहीं दी और ना ही घर वालों ने कोई ध्यान दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस ताबीज़ के खोने के बाद दोबारा उसके सम्मोहन की कैदी ना हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी कुशलता पूर्वक हो गई। इस वाक़ये के बाद मैंने नमाज कभी छूटने नहीं दी। आज मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर जुनैद बहुत अच्छे इंसान हैं। कभी कभी अचानक मुझे अपने कपड़ों और हाथों से वही खुशबू आती हुई महसूस होती है जैसे उससे मुलाकात के बाद मेरे वजूद से आती थी। जुनैद का ख्याल था कि यह खुशबू मैं अपने मायके से लगा कर आती हूँ और घर वालों का ख्याल था कि
या कीमती परफ्यूम मुझे जुनैद ने लाकर दिया होगा, जबकि उस खुशबू की हकीकत से सिर्फ मैं या खाला ही वाकिफ थे। उसने सच कहा था, मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूंगा। वह शायद अभी मुझसे मिलता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।